आज हम हिमालय को कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया डिस्कस किया जाएगा। हिमालय में हमने कल द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस यानी कि मेन हिमालय डिस्कस किया, जिसमें हमने सबसे पहले शिवालिक जो गंगा के मैदान से सटा हुआ है, उसके बाद मिडल हिमालय जिसे हम लेसर हिमालय भी कहते हैं, और उसके बाद ग्रेट हिमालय जिसे हम इनर हिमालय और हिमाद्री भी कहते हैं। कल इनके बारे में सब कुछ समझा दिया गया था। इनर हिमालय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो मिडल हिमालय था, और बिल्कुल इनर हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय के आगे देखें तो ट्रांस हिमालयन रेंजेस थी जो यूरेशियन प्लेट के ऊपर बनी थी। आज हम उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब पेनिनसुलर प्लेट्यू यूरेशियन प्लेट के साथ टकराया तो इंडियन प्लेट यानी कि पेनिनसुलर प्लेट के ऊपर जो रेंजेस खड़ी हुई हैं उन्हें हमने शिवालिक, मिडल हिमालय एंड ग्रेट हिमालय काउंट किया, और ये सारी रेंजेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं मेन हिमालयन रेंजेस। लेकिन इस तरह के कोलिजन की वजह से जो कंप्रेशन एक्टिविटी क्रिएट हुई किसके ऊपर, यूरेशियन प्लेट के ऊपर, तो वहां पर जो बकलिंग हुई मटेरियल की, वहां पर जो फोल्डिंग हुआ मटेरियल, उससे जो रेंजेस उस प्लेट पर क्रिएट हुई हैं वो हिमालय से आगे ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं। आज हम उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम उन रेंजेस की बात करते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस आपके हाथ में होना चाहिए। उसमें शुरुआती हिमालय से रिलेटेड 2-3 मैप हैं, उन्हें जरूर देखना है। हर एक पीक, हर एक रेंज को मार्क करके स्टडी करना है। ज्योग्राफी विदाउट मैप कभी नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब आपके हाथ में सिर्फ एटलस रख दिया जाए, आप उस एटलस के बेस पे पूरी फिजियोग्राफी समझा सकते हैं इंडिया की। ऐसा भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगा 2 घंटे का, जिसमें मैं मैप से पूरी फिजियोग्राफी पढ़ा दूंगा। चलिए, अब आपके सामने ये चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने कल ग्रेट हिमालयन रेंज जो स्टडी की, अब उसके ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो हमको ट्रांस हिमालयन रेंजेस मिलेंगी। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जास्कर रेंज, फिर आपको देखने को मिलेगी लद्दाख रेंज, फिर आपको देखने को मिलेगी कैलाश रेंज, और फिर उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज। ध्यान से देखिए, इसके बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है पामेर प्लेट्यू। ये जो पामेर प्लेट्यू, अब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ। अब हम मैप पे आ जाएंगे, अब हम बोर्ड पे आ जाएंगे। जब आप हिमालय को समझते हैं ना वर्ल्ड मैप के कॉन्टेक्स्ट में, तो इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा कि मैप आपके सामने वर्टिकली लगाया जाता है, उसको आप हॉरिजॉन्टली ऐसे रख लीजिए टेबल पे, और आप गंगा के मैदान से जा रहे हैं तो पहले शिवालिक, देन मिडल हिमालय, देन ग्रेट हिमालय, उसे क्रॉस करेंगे आगे। तो जो जम्मू कश्मीर का रीजन है उसके बिल्कुल नॉर्दर्न रीजन में आपको वहां पर एक इस तरह का प्लेट्यू नजर आएगा जो गठान की तरह, गांठ की तरह। से नोट कहा हमने क्यों, क्योंकि उसी से सारी माउंटेन रेंजेस नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ फैलेंगी। जैसे वो एक नोट का काम कर रहा है, KNOTE नोट। उसी से आपको तेनशान माउंटेन, कुनलुन माउंटेन निकलते दिखेंगे। उसी से एक रेंज इंडिया वाली हिमालयन माउंटेन की निकल रही है। उसी से एक रेंज वेस्टवर्ड हिंदू कुश की पर्वतों की निकल रही है, और एक रेंज सेंट्रल एशियन माउंटेन्स की निकल रही है। तो एक पामेर प्लेट्यू को नोट माना है हमने। आई बात समझ में? तो ये कहाँ पर है? अगर हम एक रफ इंडिया का मैप ले लें, लगभग इसको मान लेते हैं, तो मार्कर दूसरा, अगर हम इस मैप को मान लें तो बिल्कुल इसके नॉर्दर्न रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आपको पामेर प्लेट्यू नजर आ जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर, इस पर्टिकुलर तरह। और यहीं से आपको पर्वत निकलते दिखेंगे, हिंदू कुश के पर्वत निकल जाएंगे, और ये हिमालयन रेंजेस भी निकल जाएंगी। इसी वजह से ये जो पामेर प्लेट्यू है, इसे पूरे विश्व की छत कहा गया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इस पे खड़े हो जाइए, आपको सभी पर्वत श्रृंखलाएं दिख जाएंगी, चौहों दिशाओं में फैलती हुई। तो इट इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो पामेर प्लेट्यू को याद रखिएगा। कहीं कहीं पर तिब्बतन प्लेट्यू को भी कहा गया है, तो टेंशन मत लेना। आंसर इज पामेर प्लेट्यू। पामेर प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब हम ग्रेट हिमालय के ऊपर की उन सभी रेंजेस को स्टडी करने का प्रयास करते हैं एक सीक्वेंस में। सबसे पहले हम देखें तो ये रेंजेस मोर और लेस पैरेलल हैं एक दूसरे से।
जैसे वेरी फर्स्ट आपको जो रेंज नजर आएगी, ये क्या कर दिया हमने, इंडिया मिटा दिया। चलो फिर से बना देते हैं, तो ये समझ लो भाई, जम्मू कश्मीर का रीजन प्रॉपर समझ लो। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक रेंज आपको नजर आएगी जास्कर रेंज। ओके, जास्कर रेंज के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आएगी लद्दाख रेंज। यहाँ पर आपको तिब्बत की तरफ जाती हुई नजर आएगी ये कैलाश रेंज, और इसके ऊपर यहाँ पर नजर आएगी आपको काराकोरम रेंज। तो जास्कर रेंज है, उसके ऊपर यहाँ पर लद्दाख रेंज है, उसके बिल्कुल थोड़ा सा नॉर्थवर्ड और ईस्टवर्ड एक्सटेंड होती हुई कैलाश रेंज है, और उसके ऊपर आपको काराकोरम रेंज नजर आती है। अब इन रेंजेस के बारे में कुछ कंसेप्ट समझिए। जब हम जास्कर रेंज की बात करते हैं तो एक बहुत खूबसूरत चीज बुक में बहुत सही ढंग से ये चीज समझाई गई है कि बिल्कुल ईस्ट 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ये नजर आ रहा है आपको, यहाँ से 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से ग्रेट हिमालयन रेंज से अलग होती है जास्कर रेंज। ग्रेट हिमालयन रेंज से अलग हुई है जास्कर रेंज। आप देखिए 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ग्रेट हिमालयन रेंज जो आ रही थी, उन 3 रेंजेस की हाईएस्ट रेंज, उसमें से अलग हुई है जास्कर रेंज। ठीक है, क्या है ट्रांस हिमालयन की खासियतें? तो ट्रांस हिमालयन के कुछ फीचर समझ लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले ईस्ट से वेस्ट ये लगभग 1000 किलोमीटर तक एक्सपेंस रखते हैं अपना, ईस्ट टू वेस्ट, पहली बात। दूसरा इनका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप इन्हें तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं, तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं। उसका रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट तिब्बत में लाई करता है, तो इसीलिए इसे तिब्बतन हिमालय कहा जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अगर हम इन रेंजेस को देखें, मैप पर वर्टिकली बनाऊंगा, उसे हॉरिजॉन्टली ऑब्जर्व कर लेना, ये 1000 किलोमीटर कुछ इस सेंस में है, मतलब सेंट्रल रीजन से ये लगभग 225 किलोमीटर वाइड है, ईस्ट और वेस्ट में ये जस्ट 40 किलोमीटर वाइड है। ईस्ट एंड वेस्ट में अगर मैं इसे ऐसे रख लूं तो ईस्ट एंड वेस्ट में 40 किलोमीटर, सेंटर में ये लगभग 225 किलोमीटर वाइड है। इतनी बातें समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम जास्कर रेंज के बारे में समझते हैं। जास्कर रेंज की खासियत क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि जास्कर रेंज और पीर पांजाल रेंज के बीच में वैली ऑफ कश्मीर फॉल करती है, ये मैंने आपको बताया था। आई बात समझ में? तो जास्कर रेंज के जस्ट वेस्ट एंड साउथ वेस्टवर्ड आपको वैली ऑफ कश्मीर नजर आती है, ये पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट, ये जो रेंजेस आपको नजर आ रही हैं, अब जास्कर, उसके बाद लद्दाख, कैलाश, इनकी खासियत क्या है? इनकी एवरेज हाइट जो रहेगी वो 3000 मीटर के अराउंड रहेगी। तो आप ऐसा कंसेप्ट माइंड में कभी मत लाना कि ये ग्रेट हिमालय से आगे हैं तो ग्रेट हिमालय से ऊंची होंगी, कोई इशू नहीं है। लैटिट्यूड हायर हुआ है, अल्टीट्यूड हायर होगा, ऐसा जरूरी नहीं। हम मैप को ऐसे रख लें, जस्ट इतनी सी बात है कि ग्रेट हिमालय के परे हैं, तो उससे नीची भी तो हो ही सकती है ना। तो एवरेज हाइट इनका 3000 मीटर माना गया है, एवरेज आल्टीट्यूड माना गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जितनी भी ये रेंजेस हैं, पर्टिकुलरली इन रेंजेस की बात करें तो आपको 4000 से 5000 मीटर तक की रेंजेस हाइट मिल जाती है। आई बात समझ में? इसी तरह से जास्कर रेंज है, इसका भी हाइट का रेंज आपको 5000 से 5500 मीटर के अराउंड एलिवेशन मिल जाएगा। इसका नॉर्थ वेस्टर्न एंड कहाँ पर माना जाता है? इसका नॉर्थ वेस्टर्न एंड माना जाता है नंगा पर्वत के पहाड़ों को। हमने ग्रेट हिमालय के कॉन्टेक्स्ट में भी नंगा पर्वत कहा था, तो इसका नॉर्थ वेस्टर्न एंड नंगा पर्वत के पहाड़ों पे माना जाता है, तो नॉर्थ नंगा पर्वत। और आज की मॉडर्न स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पता लगता है कि देवसाई नाथ पर्वत भी इसी का पार्ट बन जाते हैं, जो जस्ट नंगा पर्वत से ऊपर है, देवसाई नाथ। तो अगर ग्रेट हिमालय का वेस्टर्न एक्सटेंशन हम नंगा पर्वत मानते हैं तो इसका आप देवसाई नाथ मान सकते हैं। क्लियर बात? इतनी कहानी क्लियर? कोई टेंशन का एस्पेक्ट तो नहीं? बस यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इस रेंज के बारे में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में एक बात और याद रख लेना कि जास्कर रेंज पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, इस पास का नाम है फोटूला। फोटूला पास है, फोटूला। ओके, पासेस के बारे में बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं लद्दाख रेंज की। लद्दाख रेंज की खासियत क्या है?
वर्ल्ड के वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे मोटरेबल पास जो आपको मिलता है वो लद्दाख रेंज पे है, दैट इज खारदुंगला, जो लेह से लद्दाख को कनेक्ट करता है। वो जितने बाइकर्स जाते हैं ना खारदुंगला से जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना। खारदुंगला याद रखें, मैं पासेस एंड ग्लेशियर्स अलग से पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर दूंगा उस पर प्रॉपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लद्दाख रेंज के बारे में, ये जो लद्दाख रेंज है इसके ईस्टवर्ड रीजन से अब मानसरोवर के रीजन से सिंधु नदी का ओरिजिन होगा, इंदस नदी का ओरिजिन होगा, और वो लद्दाख एंड कैलाश रेंज से होते हुए साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट स्टेप फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जाती है। हैरानी की बात है, अगर इसी मैप को हम ऐसे रख दें तो इंदस पहले ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि रास्ते में ये रेंजेस आ जा रही हैं, तो इनके ईस्टर्न फ्लैंक ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट होकर के ऊपर जा रही है, और फाइनली सिंधु ऊपर जा करके यहाँ पे गॉर्ज बना के गिरती है, नीचे साउथवर्ड गिरती है और फिर पाकिस्तान से जाती है। तो पहले वो ऊपर जा रही है, तो एंटीसीडेंट रिवर पैटर्न पहाड़ों को काटते हुए जा रही है। इतनी बात क्लियर? तो ये लद्दाख रेंज के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऐसा कहा जाता है कि लद्दाख रेंज का जो नॉर्थ वेस्टवर्ड एस्पेक्ट है, एक्सपेंशन है, वो यहाँ पर आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है राकापोशी एंड हरामोश। राकापोशी हरामोश सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राकापोशी हरामोश किसका नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है? लद्दाख रेंज का। पास कौन सा है? खारदुंगला। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। किसके ऊपर आती है रेंज? जास्कर के ऊपर। तो आपको इसका नॉर्थवर्ड साउथवर्ड एंड साउथ से नॉर्थवर्ड बताना होता है सीक्वेंस। नॉर्थ से साउथ की तरफ आए तो काराकोरम पहले, देन कैलाश, देन लद्दाख, देन जास्कर, और नीचे से साउथ से नॉर्थवर्ड जाना है तो जास्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम। आई बात समझ में? ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी एवरेज एल्टीट्यूड अगर देखें तो वही 5500 से 5800 मीटर के अराउंड इसका एवरेज एल्टीट्यूड आता है। ओके, चलिए अब हम आगे चले जाते हैं कैलाश रेंज पे। कैलाश रेंज के बारे में बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है कि इसका तिब्बत में नेम क्या है? इसका तिब्बत में नेम है गैंगडाइस। इसे गैंगडाइस रेंज भी कहते हैं। आई बात समझ में? और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट पीक है वो है कैलाश पीक, यानी कि लगभग 6700 मीटर के अराउंड वो पीक है, माउंट कैलाश, जिसके दर्शन करने लोग जाते हैं, आप जानते हैं। तो माउंट कैलाश 6700 अराउंड उसकी हाइट है। यहाँ पर आती है मानसरोवर लेक, और इस मानसरोवर लेक से भारत की दो इम्पॉर्टेंट रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। जब मैं लेक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी लेक्स हैं, तो इस विसिनिटी से ओरिजिन होती हैं। एक रिवर ओरिजिनेट होकर के ईस्टवर्ड चली जाती है ब्रह्मपुत्र, और एक रिवर ओरिजिन होकर वेस्टवर्ड आ जाती है, उसका नाम है इंदस। आई बात समझ में? और इसी विसिनिटी से एक रिवर और ओरिजिन होती है, याद रखना, सतलुज। सतलुज भी सेम प्रिस्टाइन कैरेक्टर रखती है, यहीं से निकल के आ रही है। एंटीसीडेंट रिवर है, पर्वतों के पीछे से आती है। आई बात समझ में? क्लियर? और चेनाब और शिवकीला, तो सतलुज इज फेमस फॉर द शिवकीला पास ऑल्सो। ओके, बारालाचा और शिवकीला पास हिमाचल में है ना, तो इट इज फेमस फॉर द शिवकीला पास ऑल्सो। क्लियर कट? तो कुल मिलाकर के कैलाश रेंज का नाम गैंगडाइस रेंज, माउंट कैलाश यहाँ पे है। इसी की विसिनिटी में आपको क्या मानसरोवर लेक मिलता है, और यही लेक की विसिनिटी से आपको दो रिवर का ओरिजिन मिलता है। एक मिलता है ईस्टवर्ड ब्रह्मपुत्र, एक वेस्टवर्ड इंदस, और एक सतलुज का भी ओरिजिन मिलता है। इसी तरह से मैंने बताया था ना, इंदस ऊपर ऊपर चली जाती रहेगी, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ओके, और अब हम फाइनली आ जाते हैं काराकोरम रेंज के ऊपर। काराकोरम रेंज माने कारा माने ब्लैक, ब्लैक माने वॉल्केनिक, तो यहाँ पे आपको वॉल्केनिक मटेरियल मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, काराकोरम रेंज इस वजह से फेमस है भारत और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कि इस पर्टिकुलर रेंज में पोलर रीजन के बाहर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर्स मिलते हैं। इस रीजन में पोलर रीजन से बाहर अगर कहीं पे मिलते हैं तो वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर्स मिलते हैं। आई बात समझ में? पहला फैक्टर। दूसरा एस्पेक्ट, 15,000 के अराउंड ग्लेशियर्स हैं, 15,000 के अराउंड ग्लेशियर्स हैं, कोई मामूली बात नहीं, इसलिए अलग से पढ़ा लें। बाल्टोरा, शियाचिन, एशिया के वन ऑफ द फेमस ग्लेशियर्स वही यहाँ पे मिलते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, वर्ल्ड की सेकंड
और इंडिया की नंबर 1 हाईएस्ट पीक यहाँ पे मिलती है, जिसे हम K2 कहते हैं, जिसका नाम बाद में गॉडविन ऑस्टिन रखा गया। वो ब्रिटिशर्स ने रखा और इसे चाइनीज कोगीर कहते हैं, क्योगीर। तो K2 पीक की हाइट 8611, जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं और जिसे चाइनीज क्या कहते हैं, कोगीर, क्योगीर। ओके, इस तरह के नाम हमेशा याद रखने हैं। K2 पीक के ही बिल्कुल आप जब ऑक्सफोर्ड का एटलस मैप देखेंगे, वहीं पे K2 पीक के बगल में ही आपको नजर आएंगी पीक्स। ग्लेशियर-ब्रम 1 यानी कि हिडन पीक, ब्रॉड पीक, ग्लेशियर-ब्रम 2, तो ग्लेशियर-ब्रम 1 हिडन पीक भी इसका नाम, फिर ब्रॉड पीक, फिर ग्लेशियर-ब्रम 2। ये सारी पीक्स आपको कहाँ मिलती हैं, काराकोरम रेंज रीजन में मिलती हैं। ये बात समझ में आई? ये काराकोरम रेंज इज द बेस्ट रेंज। व्हाई? क्योंकि ये वाटरशेड डिवाइड बनाती है। वाटरशेड डिवाइड मतलब काराकोरम रेंज है जो भारत है, इसके नॉर्दर्न रीजन में कभी कलेक्टिवली जिसे हम तुर्किस्तान कहा करते थे, और अगर आप आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो ताजिकिस्तान, कभी कलेक्टिवली तुर्किस्तान, और आज देखना चाहो तो ताजिकिस्तान। तो ये काराकोरम रेंज है जो वाटरशेड करती है, नॉर्थ की रिवर्स अलग कर देती है जो तुर्किस्तान रीजन यानी कि ताजिकिस्तान और अदर, और साउथ की तरफ आने वाली रिवर्स को अलग कर देती है जो कहाँ आती है, भारत। आई बात समझ में? भारत। तो इट इज द मेन वाटरशेड बिटवीन द तुर्किस्तान एंड द इंडिया। आई बात समझ में? और यही काराकोरम रेंज है जो ऊपर जाएगी और इसके वेस्टवर्ड आप देखेंगे पामेर प्लेट्यू से हिंदू कुश के पर्वत शुरू हो जाते हैं। क्लियर कट कहानी? इसी काराकोरम रेंज से बहुत सारी रिवर साउथवर्ड आएंगी और वो इंदस की ट्रिब्यूटरी बन जाएंगी। इंदस को यहाँ से काराकोरम से ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं। इतनी बात क्लियर? इसी काराकोरम रेंज के ईस्ट में और इसी काराकोरम रेंज के साउथ ईस्ट, इस पर्टिकुलर सारे रीजन में आपको बहुत ही एक्सटेंसिव प्लेट्यू ऑफ द इंडिया मिलता है, जो इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू है, द प्लेट्यू ऑफ लद्दाख। इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ लद्दाख है। क्लियर बात? 5000 मीटर एलिवेशन है उसका अबव द मीन सी लेवल। सेकेंड एस्पेक्ट लद्दाख प्लेट्यू के बारे में, आपको इस लद्दाख प्लेट्यू में बहुत सारे माउंटेन्स एंड लेक रीजन मिलेंगे, और इन माउंटेन एंड लेक रीजन की बात करें तो इसमें से आपको बहुत सारे फ्लैटलैंड प्लेन रीजन मिल जाएंगे, जैसे सोदा प्लेन। तो आप एटलस में देखना, ऑक्सफोर्ड के एटलस में आपको इस रीजन में सोदा प्लेन मिलेगा, लिंजी थंग प्लेन मिलेगा, चेंग चेनमो मिलेगा, अक्साई चिन मिलेगा। तो ये सारे अक्साई चिन, चेंग चेनमो, लिंजी थंग, सोदा प्लेन, ये यहाँ पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स मिल जाएंगी। लेक्स कैसी मिलेंगी? जैसे पैंगोंग सो मोरिरी, ये सब लेक्स आपको इस रीजन में मिल जाएंगी। आपने देखा भी होगा 3 इडियट्स में पैंगोंग सो लेक दिखाई गई थी, सेलाइन लेक है, वाटर पी नहीं सकते उसका। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी रेंज एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इन ट्रांस हिमालयन रेंजेस की बात करें, आपको काफ़ी रेंजेस मिल जाएंगी जो 8000 मीटर के अबव हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, ग्लेशियर-ब्रम 1, हिडन पीक, ब्रॉड पीक, ग्लेशियर-ब्रम 2 और K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये 8000 मीटर से अबव हैं सारी। बहुत सी रेंजेस मिल जाएंगी जो 7000 से 7500 के मीटर के अराउंड है। एक्सटेंसिव ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वर्ल्ड के दी बेस्ट। और ये पर्टिकुलर ट्रांस हिमालयन रेंजेस हैं जहाँ पर आपको बहुत से पासेस भी मिलेंगे, लेकिन वो पासेस यूटिलाइज इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो मेजॉरिटी ऑफ द ईयर अंडर स्नो कवर्ड रहते हैं। ये एक एस्पेक्ट है। इन रेंजेस की एक खासियत है कि इनका हाइट चाहे उतना ना भी रहता हो, लेकिन ये स्नो बाउंड रहते हैं क्योंकि ये लैटिट्यूडनली ईस्टर्न हिमालय से हायर लाई कर रहे हैं। क्योंकि लैटिट्यूड वाइज या हायर टेम्परेट रीजन में चले गए ना, इस वजह से फिर इनका टेम्परेचर फॉल करने लग जाता है और यहाँ पर आपको इम्पैक्ट नजर आता है कूल, जो कि साइबेरिया से और सेंट्रल कॉन्टिनेंटल लैंड मासेस कूल जो आते हैं। इंडिया में आने से तो हिमालय रोकता है, लेकिन इन तक आने से तो कोई नहीं रोकता ना। तो यहाँ पर आपको स्नो बाउंड पीक्स, ग्लेशियर्स इसलिए मिल जाते हैं। इतनी बात क्लियर? ये हुआ ट्रांस हिमालय। अभी मैं हिमालय को अलग अलग रीजन वाइज भी कराऊंगा, तो इसको मैं और खूबसूरती से बखान करूंगा। पहले आप ऐसे समझिए। जब हमने ट्रांस हिमालय समझ लिया तो अब बारी आती है ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालय की। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं, पूर्वांचल हिमालय को। कल के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि हिमालय नॉर्थ वेस्टवर्ड और नॉर्थ ईस्टवर्ड सिंटैक्सियल बैंड ले जाता है।
नी फ्लैक्सर बेंड जिसे हम कहते हैं, हेयर पिन ब्लेंड, साउथवर्ड मुड़ जाता है। ऐसे में होता क्या है, चलिए उनको समझने का प्रयास करते हैं बहुत खूबसूरती से। कुछ भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना, अपना मैप बनाओ, उसके बाद जो कंसेप्ट दिमाग में होंगे वो कभी भूलेंगे नहीं। स्केल पे नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अपना एक मैप बनाओ। अब उस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये मान लेते हैं कि ये अरुणाचल प्रदेश और यहाँ से नीचे मुड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई है, ये कन्वेक्स टुवर्ड्स द वेस्ट हो गया, पूर्वांचल यानी कि ईस्टर्न हिमालय हमारा कन्वेक्स टुवर्ड्स द वेस्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट इसकी शेप क्या हो गई, क्रिसेंट, आधा चंद्रमा बन गया, दो बातें। तीसरा एस्पेक्ट ये यहाँ से साउथवर्ड बेंड लेता है, अरुणाचल के नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे कौन सी है, रिवर की गॉर्ज है, कौन सी, दिहांग, दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र, ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ से कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं। आप सभी जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। अब हम नीचे अगर आना शुरू हो जाए तो अपना ही मैप बनाओ। यहाँ पे होगा नागालैंड, क्लियर, यहाँ पर नीचे आओगे तो क्या आएगा, मणिपुर, यहाँ पे नीचे आओगे तो क्या आएगा, मिलेगा मिजोरम। और ये पर्टिकुलरली बॉर्डर कौन सा कंट्री टच कर रही है वर्ल्ड की, म्यांमार। तो एक तो इस तरह से मैप बनाने से आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि पूर्वांचल किस इंटरनेशनल कंट्री के साथ बॉर्डर टच कर रहा है, म्यांमार। और अब आपको पूछे जाएंगे कुछ माउंटेन्स जो बॉर्डर टच करते हैं। सबसे पहले हम माउंटेन्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बॉर्डर फॉर्म कर रहे हैं उन माउंटेन्स को कहा जाता है पटकाई बम। पटकाई बम, पटकाई बम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पटकाई बम माउंटेन का है अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार और भारत का बॉर्डर बना रहे हैं। और कैसे आ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, पटकाई बम। आई बात समझ में। उसके बाद पटकाई बम की साउदरवर्ड एक्सटेंशन कौन है, नागालैंड के नागा हिल्स, नागालैंड के नागा हिल्स, क्लियर। नागालैंड के नागा हिल्स की साउथवर्ड एक्सटेंशन कौन है जो बॉर्डर बना रहे हैं म्यांमार के साथ, मणिपुर हिल्स, सिंपल, मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स। और मणिपुर हिल्स की साउथवर्ड एक्सटेंशन कौन है, मिजोरम। तो अगर आपको स्टेट्स का पता है ना, अगर आपको स्टेट्स का पता है तो आप कंटिन्यूटी में उन्हीं स्टेट के नाम पे माउंटेन्स का भी नाम है, आप उसकी कंटिन्यूअस चेन बना सकते हो। ये ब्यूटी होती है मैप के अकॉर्डिंग पढ़ने की। तो अगर आप साउथवर्ड आते हैं तो मिजोरम में मिजो हिल्स, और इसको ज्योग्राफिकली ज्यादातर इसका नाम यूज होता है लुशाई घाटियाँ, लुशाई हिल्स। तो ऐसा क्वेश्चन आता है लुशाई माउंटेन्स कहाँ पे है, लुशाई हिल्स कहाँ है, मिजो हिल का नाम है लुशाई हिल्स। इतना कंसेप्ट पता लगा। चलो कुछ फैक्ट पढ़ते हैं, कुछ फैक्ट। जब हमने नागा हिल्स की बात की थी तो नागा हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, शारामती। शारामती लगभग 3800 मीटर के अराउंड है शारामती। इसके बाद लुशाई माउंटेन्स, मिजो हिल की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट ब्लैंक, और इसकी हाइट क्या है, लगभग 2100 मीटर के अराउंड। तो फिर क्लियर कट आंसर आ गया कि पूर्वांचल हिमालय में हाईएस्ट पीक कौन सी है, शारामती। हमें माउंटेन वाइज भी पता लग गया कि पीक है कौन सी रेंजेस में, नागा हिल में, और हमें ये भी पता लग गया कि पूर्वांचल में सबसे हाईएस्ट कौन सी, शारामती। हमें माउंट ब्लैंक भी पता चल गए। इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब इसके बारे में कुछ और समझते हैं। जैसे ही नागा हिल नीचे की तरफ आते हैं तो नागा हिल और मणिपुर हिल के बीच में एक गैप आता है, एक माउंटेन चेन है जो इन्हें ब्रेक करने का काम करती है। इस माउंटेन चेन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, कैसे ब्रेक करती है। ये माउंटेन चेन यहाँ से वेस्टवर्ड निकलती है और इस माउंटेन चेन का नाम क्या है, बैरेल रेंज। बैरेल रेंज, ये बैरेल रेंज वेस्टवर्ड जाती है। वेस्टवर्ड जाने के बाद ये साउथ वेस्टवर्ड हो जाती है और साउथ वेस्टवर्ड होते हुए फिर वेस्टवर्ड एक्सटेंड होती है। गैरो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ बनती हैं, गैरो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ बनती हैं। और गैरो खासी जैंतिया कहाँ हैं, मेघालय में। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, गैरो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ और मेघालय का प्लेट्यू हिमालय का पार्ट नहीं है, ये तो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ये पेनिनसुलर इंडिया ने वहां तक पहुंचा दिया अपना हिस्सा, ऐसे है ना पेनिनसुलर इंडिया। और ये पार्ट मेन पेनिनसुलर इंडिया से डिवाइडेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड उससे डिवाइडेड है। क्यों, रास्ते में वेस्ट बंगाल रीजन में गैप आता है, एक फॉल्ट आता है जिसे कहते हैं मालदा गैप। मालदा गैप, ओके, मालदा गैप ने डिवाइड कर दिया नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू को मेन पेनिनसुलर रीजन से। लेकिन ये है पेनिनसुलर रीजन ही, कभी हिमालय में काउंट नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ, गैरो खासी जैंतिया
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और बातें समझते हैं। देखो ध्यान से समझे, नागालैंड से निकलने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहने, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे बहने वाली आसाम की ब्रह्मपुत्र नदियों को। उसके बाद जो मणिपुर और मिजोरम है यहाँ पर एक खास रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है बराक रिवर। ठीक है, मणिपुर और मिजोरम से निकलने वाली सभी नदियां लगभग बराक रिवर को कंट्रीब्यूट करती हैं। बराक रिवर बदले में मेघना नदी को कंट्रीब्यूट करती है और मेघना भी आगे जा करके ब्रह्मपुत्र को मिलेगी। ओके, अब एक बात आप हमेशा याद रखना, ये जितनी भी मणिपुर की और मिजोरम की पहाड़ियां हैं ये भी वाटर डिवाइड का काम करती हैं। एक तरफ तो मणिपुर की पहाड़ियों के वेस्टवर्ड बराक नदी है, इसी तरह से मणिपुर की पहाड़ियों के ईस्टवर्ड म्यांमार में एक नदी है छिंदविन। ये छिंदविन नदी आगे जाके मिलेगी म्यांमार की इरावदी से। तो मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियां वाटरशेड का काम करती हैं इंडिया की रिवर्स और म्यांमार की रिवर्स के बीच में। छिंदविन नदी इरावदी की ट्रिब्यूटरी है और वो यहीं से डिवाइड होती है। ओके, वाटरशेड क्या होता है? सिंपली आप एक तरपाल पे पानी डाल लीजिए और तरपाल को सेंटर से पकड़ के ऊपर उठा लेना। आधा पानी उसके लेफ्ट चला जाएगा, आधा पानी राइट। तो ये तरपाल का उठा हुआ एरिया वाटर शेड कर रहा है, आधा राइट साइड शेड कर रहा है, आधा लेफ्ट साइड शेड कर रहा है। तो माउंटेन को वाटर शेड कहते हैं जो पानी गिराता है नदियों में। सिंपल, ऐसे माउंटेन खड़े होते हैं। ओके, इतने कंसेप्ट क्लियर? ये सारी बातें समझ में आ गई? अगर हम पूर्वांचल हिमालयास की बात करें तो इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इनका एवरेज एलिवेशन मात्र 3000 मीटर है। आपने देखा हाईएस्ट पीक 3800 को भी क्रॉस नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी ये इम्पेनेट्रेबल माने जाते हैं। यहाँ पे पेनिट्रेशन नहीं होती, कारण फॉरेस्ट बहुत ही डेंस है, रेनफॉल बहुत ही हाई होता है, टोपोग्राफी बहुत ही कटी हुई है, डेसेक्टेड है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत सारी न्यूमेरस स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर्स हैं जो बरसाती प्रभाव से बहती हैं। आई बात समझ में? ये सारी बातों को आपको दिमाग में रखना है। अब आगे बढ़ें, हमने पूर्वांचल भी कर लिया, सारा कंसेप्ट हो गया, तो हमारी एक ज्योग्राफिक डिवीजन कंप्लीटली पूरी हुई। अब हम आगे रीजनल डिवीजन की ओर बढ़ेंगे जिसमें रिवर्स के बेसिस पर हिमालय को काटा गया है और उसके बेसिस पे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हिमालय की एक डिवीजन को अभी स्टडी किया था, लेकिन कुछ ऐसे भी राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, जिन्होंने हिमालय को और भी तरह से डिवाइड किया, हमें वो भी समझना जरूरी है। बहुत बेहतर ढंग से बुक में यह डिवीजन बताई गई है, मैं वहाँ से आपको समझाता हूँ और एक्सप्लेनेशन मेरी साथ साथ चलती रहेगी। चलिए, हिमालय को हमने रिवर्स के बेसिस पे डिवाइड करने का काम किया है और इसमें हमने जो डिफरेंट सेक्शंस हैं वो इस तरह से फाइंड आउट किए हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो आपके सामने जो सेक्शन आता है वो इंदस नदी से लेकर के सतलुज रिवर के बीच में आता है। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय कहाँ तक है। इंदस रिवर से लेकर के सतलुज के बीच में जो हिमालयन है इसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। लेकिन क्योंकि अगर फिजियोग्राफिकली देखें तो ये दो फिजियोग्राफिक यूनिट्स में फॉल करता है, एक जम्मू कश्मीर और एक हिमाचल। तो इसी वजह से इसे हम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसकी खासियत क्या है? ये एक्सपेंस कैसे रखता है? ये नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक एक्सपेंड करता है और सेकेंड एस्पेक्ट ये लगभग 560 किलोमीटर की लेंथ रखता है। क्लियर? अब हम इस हिमालय के फीचर्स को चर्चा करने की बात करेंगे। तो इसकी बाउंड्री आपने देख ली इंदस से सतलुज तक। अब चलिए इसके सभी मेन फीचर्स को डिस्कस करते हैं और फिर कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो अगर हम ये बनाएं तो इंदस नदी से लेकर के सतलुज के बीच का ये रीजन, हमने इसको क्या नाम दिया है? पंजाब हिमालय। और हमने इसका सेकंड नाम क्या रखा है? कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय। ओके, इसके बारे में सभी इंपॉर्टेंट बातें। तो सबसे पहले जब भी इस तरह की रीजनल डिवीजन आएगी तो आप बात रेंजेस की करेंगी और इस हिमालय में अब हम शिवालिक, मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को अलग से ट्रीट नहीं करेंगे, हम रीजन को ट्रीट कर रहे हैं। तो इसमें अब सब कलेक्टिवली आ गए ना। तो हम इसमें क्या बात करेंगे कि इसमें हमें शिवालिक से लेकर के ट्रांस हिमालयन तक सारे ही हिमालयन रेंजेस नजर आती हैं, पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, जब हम शिवालिक से ट्रांस हिमालयन तक की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे आइए, इस रीजन में आपको काराकोरम रेंज, इस रीजन में लद्दाख रेंज, इस रीजन में जास्कर रेंज, पीर पांजाल रेंज,
और अगर हम आ जाते हैं, अब एंटर हो जाते हैं हिमाचल में, तो इस रीजन में आपको धौलाधार रेंज भी नज़र आती है। तो ये सभी रेंज इसमें मेंशन हो गई, पहला एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट आता है, जब भी आप रेंजेस की बात कर लेते हैं तो सेकंड आता है रिवर्स। खूबसूरती से समझा रहा हूँ, रिवर्स को आप अगर मेंशन करें तो इस रीजन में आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ आइए, आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ से आते सबसे पहले इंदस, इंदस के नीचे आपको सेकंड झेलम, झेलम के नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे व्यास नजर आ जाएगी। और सतलुज तो आपको मैंने बाउंड्री ही बता दी है, तो सतलुज तो बाउंड्री ही है। तो रिवर्स भी हमें क्लियर हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर देखें तो इसमें वैलीज पूछी जाती है। इसमें वैलीज कौन सी आएंगी? तो सबसे पहले वैली जम्मू कश्मीर में हम देखें तो वैली ऑफ कश्मीर, द वेल ऑफ कश्मीर, किस किस के बीच में? जास्कर और पीर पंजाल रेंज के बीच में। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम हिमाचल में एंटर हो जाएं तो कांगड़ा एंड कुल्लू वैली, ये दो वैलीज बहुत फेमस है। तो इस तरह से वैलीज का क्वेश्चन ऑलवेज आता है, तो ये वैलीज आपको बतानी है। अनदर एस्पेक्ट आते हैं पासेस। तो पासेस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो सबसे पहले आप आ जाइए जम्मू कश्मीर रीजन में, और जम्मू कश्मीर में नॉर्दर्न रेंजेस के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जोजिला पास नजर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो जोजिला पास आपको मिल जाएगा, बुर्जिल पास आपको मिल जाएगा। हिमाचल में आ जाइए, अगर आप हिमाचल में आते हैं तो चेनाब नदी, चेनाब नदी जिधर से निकलेगी वहां पे आपको मिल जाएगा बारालाचाला, बारालाचाला, ठीक है। और उसके बाद जहां से सतलुज आ रही है यहाँ पे आपको मिल जाएगा शिवकीला, शिवकीला। तो बारालाचाला, शिवकीला दो पासेस, उसके बाद जोजिला, बुर्जिल जम्मू कश्मीर के दो पासेस, हिमाचल प्रदेश के दो पासेस, और फिर मैंने रेंजेस वाइज भी बताए थे, लद्दाख का खारदूंग पास, जास्कर रेंज का फोटूला, और उसके बाद पीर पंजाल रेंज का सबसे इम्पोर्टेंट पास बनिहाल पास, मैंने पढ़ाया था कल, पीर पंजाल का बनिहाल पास जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये सब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स क्लियर हुए। अब इस रीजन के बारे में कुछ समझो। वैली ऑफ कश्मीर को लेकर के कुछ हमेशा से कंट्रोवर्सीज रहती है कि इसका ओरिजिन कैसा है। एक थ्योरी ये कहती है कि वैली ऑफ कश्मीर जो बनी है, यहाँ पर एक डिप्रेशन हुआ और उस डिप्रेशन के रीजन में सेडिमेंट फॉर्मेशन हो गया, और उस सेडिमेंट फॉर्मेशन को ही आज के डेट में हम वैली ऑफ कश्मीर मानते हैं। यानी कि एक तरफ जास्कर रेंज, एक तरफ पीर पंजाल रेंज, और नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ आती हुई ये वैली ऑफ कश्मीर लगभग 140 किलोमीटर की